नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान डायरेक्टर डेवलपमेंट जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस श्रीमान सोमनाथ दास जी हमारे खास मेहमान हैं। प्रोफेसर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अभी बोर्ड एग्जामिनेशन चल रही हैं, सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड और विभिन्न सेंट्रल आईसीएसई बोर्ड्स के, बच्चे किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाए? जी प्रोफेसर साहब। देखिए, पूरे साल जो उन्होंने तैयारी करी है उसी पे उन्हें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और वहाँ पे जब कॉन्फिडेंस होगा उस पूरी तैयारी के ऊपर और उसको बेस करके जो भी उनका बेस्ट एफर्ट वो पुट ऑन कर सकते हैं, मुझे लगता है उसी की तरफ उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अननेसेसरी डरने से या फिर हम कितना सफल हो पाएंगे उस एग्ज़ाम में या असफल तो नहीं हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेके जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल एक बार ड्रॉप डाउन हुआ तो आपको जो चीज़ें आ रही होंगी, जिन चीज़ों की आपने तैयारी करी है पूरे साल, चाहे वो कम है, ज़्यादा है, अच्छी है, थोड़ा और बेहतर हो सकती थी, अब उस पर दिमाग लगाने का टाइम नहीं है। हाँ, ये है कि जितनी भी आपकी तैयारी है उसको कॉन्फिडेंटली जो है उस पर उसको अपने कॉन्फिडेंस को बैक करें और अपना बेस्ट जो है, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेते हुए आप अपना बेहतरीन अटेम्प्ट देने की कोशिश करें। और ऐसा करने पे कई बार क्या हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया अपने दिनों में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको रिकॉल कराता है और आपकी परफॉर्मेंस एकदम से जो है अपलिफ्ट होकर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको या एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उन बातों को समझाया, उस विषय को समझाया कि बच्चों को आत्मविश्वास के साथ जितना किया है उसी को रिवाइज करते हुए चले और बहुत अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्योंकि सारा जीवन ही बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त करने में आपका लगा है, हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि किस प्रकार से कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहता, हर बच्चा अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कुछ बच्चे जो 33% वाला जो बच्चा है वो किस प्रकार से फर्स्ट डिवीज़न को अटेम्प्ट करे, और जो फर्स्ट डिवीज़न वाला बच्चा है वो किस प्रकार से मेरिट की तरफ बढ़े, और जो मेरिट वाला बच्चा है वो अपने ही परफॉर्मेंस को किस प्रकार से सुधारे, क्या क्या वो लास्ट एग्ज़ाम के दिनों में क्या क्या वो एक्टिविटी करे, किस प्रकार से अपने आप को रिफ्रेशिंग रखे, किस प्रकार से वो आत्मबल को बनाए रखे, और क्या पेरेंट्स उनके इस प्रिपरेशन में क्या सहयोग कर सकते हैं, उस विषय पर बताते चलें डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू पॉइंट अलग है। व्यू पॉइंट इस तरीके से है, जो भी रिजल्ट होता है ना वो आपका जो है एंड प्रोडक्ट है। जी। एंड प्रोडक्ट किसी भी काम का डिपेंड करता है आपका प्रोसेस कितना स्ट्रांग है। जी। आप प्रोसेस पे जो है फोकस करें, राइट। प्रोसेस माने अपनी पढ़ाई का जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ है उस पे फोकस करें। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है, जो पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें, और वहाँ पे जो आपको लगता है आप सबसे बेहतरीन तरीके से जिसका आंसर कर सकते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे जो है टाइम कंप्लीट होगा, आप देखेंगे आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अटेम्प्ट कर लिए हैं, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्रोसेस का जो है आउटकम है। तो प्रोसेस के आउटकम को पहले से सोच के अपने ऊपर प्रेशर जो है माउंट करने का ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस के ऊपर आप जो है बैक करें, अपना प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करें, एंड रिजल्ट विल डेफिनेटली बी वेरी गुड, आई वुड से। मतलब वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने एक बार वेल डिफाइंड प्रोसेस डेवलप कर लिया तो एंड रिजल्ट आपका डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली जो है आपका ग्रो करेगा। और आप खुद देखेंगे कि आप अगर ये सोच के चल रहे थे कि मेरे 50% आएंगे मार्क्स, और आपने अच्छा प्रोसेस डिफाइन करते हुए अपना अटेम्प्ट को, फुल ऑफ योर अटेम्प्ट यू हैव गिवन फ्रॉम योर विद इन, तो आप
ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो 50-60% होता हुआ दिखाई देगा, 60-70% होता हुआ दिखाई देगा। और एंड ऑफ द डे दीज आर जस्ट नंबर्स। अपने प्रोसेस को बैक करें और प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, एंड रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा आएगा। जी डॉक्टर साहब, हम पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी बनती है इस एग्ज़ाम के दिनों में? पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चों के सहयोगी बनकर किस प्रकार से उनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनका एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करने में पेरेंट्स की भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? देखिए, पेरेंट्स को इस टाइम पे जो है बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जी। उसके ऊपर अगर अननेसेसरी स्ट्रेस आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस का, तो रिलैक्स करना चाहिए उसे, कि मतलब उसे बताना चाहिए कि जो तुमने किया है तुम उस पर बैक करो और अपना बेस्ट दो, और फिर जो भी आउटकम उसका आता है, रिजल्ट जो भी आता है, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखेंगे जब ये कॉन्फिडेंस अगर एक बार बच्चे के दिमाग में आ गया कि माय पेरेंट्स आर बिहाइंड मी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मल्टीपल टाइम्स जो है इम्प्रूव हो जाएगी। जी। और इतना ही है जो एक पेरेंट्स की तरफ से एक बच्चे को चाहिए होता है। जब स्टार्ट करता है वो अपना एकेडमिक सेशन, तब प्रोसेस के ऊपर जो है पेरेंट्स भी ध्यान दें, उसके शेड्यूल के ऊपर ध्यान दें। बट अब जब एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जामिनेशन आ गए हैं, तो अब जो है बच्चे को अपने पेरेंट्स की तरफ से एक कॉन्फिडेंस, एक उसके पीछे एक बैकअप, मॉरल सपोर्ट और एक बैकअप की तरीके से जो है पेरेंट्स को खड़ा होना चाहिए अपने बच्चे के साथ। और वही एक जो कॉन्फिडेंस जो उस बच्चे को देगा, उससे जो है ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक विषय ये भी आता है कि पुराने एग्ज़ाम पेपरों को आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें से कुछ जो एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, रैंडमली वही घूम फिर के उनकी इक्वेशंस चेंज हो सकती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और वो जो एक जिस थीम पर क्वेश्चन पेपर डिसाइडेड होता है, पैटर्न पे तैयार किया जाता है, क्या पुराने क्वेश्चन पेपरों का क्वेश्चन बैंक से भी बच्चे एक अच्छा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? ये कुछ एक नेट प्रैक्टिस की तरीके से है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू आप एकदम नहीं पहुंच जाओगे एग्जामिनेशन रूम के अंदर, तो ठीक है, बट अपने माइंडसेट को ब्लॉक नहीं करना है। एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले आपको एकदम ओपन माइंडेड रहना है कि जो कुछ भी आए आप हर तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार हो। अपने आप को अगर किसी बॉक्स के अंदर डाल लिया तो और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ गया, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जो डिफ़िकल्ट हो सकता है एग्जामिनेशन रूम के अंदर उसको डील करना। हाँ, एक आइडिया लें किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और किस तरीके से आपको उस विद इन टाइम पीरियड के अंदर सारे क्वेश्चंस को अगर अटैम्प्ट करना है तो आपका रिस्पॉन्स, आपका जो है रिटन मटेरियल को किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कि दिए हुए टाइम के अंदर जो है आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। कई बार होता ये है कि आपको सब कुछ आते हुए भी आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी के लिए जो है टाइम इनसफिशिएंट रह जाता है। तो हाँ, उस तरीके की प्रिपरेशन करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको एग्जामिनेशन रूम में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। और कई बार ऐसा होता है जब आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो कई बार जो है आपको रिपीट क्वेश्चंस भी जो है क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, तो एक एडिशनल बेनिफिट है। बट ये सोच के नहीं जाना है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो दिस यू कैन कंसिडर एज चेरी ऑन योर केक। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात आपने बताई। निश्चित तौर पर जो बच्चे, लाखों बच्चे आपके इस इंटरव्यू का फ़ायदा उठाएंगे तो उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जब क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं वो ग्रुप में स्टडी करते हैं क्योंकि वो ग्रुप ही हो गया, अब एग्ज़ाम के समय पर भी क्या उनको छोटे छोटे से स्मॉल ग्रुप्स में बैठ के प्रिपरेशन करनी चाहिए या अकेले में बैठ कर ही अपनी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है, बट जैसा कि मुझे लगता है कई बार आपको कॉन्सेंट्रेटेड जो है एफर्ट पुट ऑन करना होता है। ग्रुप स्टडीज़ का भी एक माहौल है, बट पर्सनली आई बिलीव कि एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड वे में अपनी प्रिपरेशन करने का जो है कोई और सेकेंड ऑल्टरनेट नहीं है जी। तो आई थिंक उस तरफ देखना चाहिए। ग्रुप स्टडीज़ उस तरीके के कॉन्सेप्ट पे आप जब जा सकते हैं कि आपको कोई कुछ
डिक्टेट कर रहे हैं या फिर कोई कुछ आपको समझा रहे हैं, आपको समझना है तो एक ग्रुप में आपने उसको बैठ के समझ लिया। बट प्रिपरेशन इज समवेयर वेयर विच आई फील कि जहाँ पे कि थियोरेटिकल काइंड ऑफ एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक इंडिविजुअल फोकस्ड अप्रोच होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और आजकल नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हायर स्टडीज़ के अंदर आते हैं, वहाँ पे ग्रुप की एक अलग मीनिंग है, वहाँ पे ग्रुप का एक अलग ग्रुप स्टडीज़ का एक ग्रुप बैक्ड जो है प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने का वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट थियोरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर आपकी थोड़ा फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड आपकी अप्रोच रहेगी तो आई थिंक जो है वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे सोशल मीडिया और डिजिटल का ज़माना है, क्या इस स्थिति में बच्चों को इस सोशल मीडिया से एग्ज़ाम के दौरान डिस्टेंस बनाना चाहिए या उसका एक सकारात्मक रूप से उपयोग करते हुए उसको आप एज ए अपना एक टूल के रूप में यूज़ करें बच्चे, ताकि उनकी जो मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या सही तरीके से उपयोग किया गया सोशल मीडिया उनको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ख़राब हो या अच्छी हो। जी। उसका इस्तेमाल अच्छा या ख़राब हो सकता है। जी। अगर आपको सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल करना आता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी। आज फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई भी टॉपिक आपके जो है कोर्स करिकुलम में नहीं है जिसके ऊपर की जो एक्सपर्ट्स ने अपने वीडियोस नहीं बना रखे। आप यूट्यूब से उन वीडियोस के रेफरेंसेस ले सकते हैं। सडनली आपको पढ़ते पढ़ते रात के 12 बजे एकदम से याद आया कि मैं ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप उस टाइम पे ना तो टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, ना किसी अपने फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं। करना क्या है, सीधे अपनी प्रॉब्लम को जो है आप सोशल मीडिया यूट्यूब्स वगैरह के ऊपर डालें। वहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ जो है लेक्चर्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जो है सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो हर चीज़ का एक अच्छा उपयोग है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। लिमिट में बैलेंस तरीके से हर चीज़ का यूटिलाइजेशन आपको आगे लेके जाता है। जी डॉक्टर साहब, अंतिम मेरा निवेदन, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के दौरान, वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, जाते जाते उनको कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे वो रिफ़्रेशिंग मूड में रहें, जिससे वो दोबारा से कंसंट्रेशन करके वो पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ और रिजल्ट ओरिएंटेड वो अपनी पढ़ाई को कर पाएँ, जाते जाते बताते चले डॉक्टर साहब। देखिए, ये चाहे मशीन हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है, थोड़ा सा एक ब्रेक की ज़रूरत सबको होती है। आज की डेट में आप कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, कंटिन्यूस आप उस पे काम करते रहिए, मल्टीपल कमांड्स उसमें दीजिए, वो भी हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उसको रिबूट करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी है। आपका अगर कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है। तो छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आप पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस फील कर रहे हैं, थोड़ा जो है वज़न लग रहा है दिमाग के ऊपर, तो उसको आप रिलैक्सेशन दें थोड़ा। और अगेन व्हेन यू विल टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक या फिर 1 घंटे का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, जो भी आपको ठीक लगता है, उसके बाद जब आप दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे अपने स्टडी को या टॉपिक को, जो भी आप कर रहे थे ब्रेक लेने से पहले, यू विल सी कि आपकी परफॉर्मेंस जो है एकदम से जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो चीज़ें आप जहाँ पे आप स्टक हो रहे थे वो एकदम से जो है आप सॉल्व करेंगे, आप उसको समझेंगे। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपको लगता है आपने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया या 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है उस ब्रेक की वजह से, जो कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली 8 घंटे पढ़ने पे है और वहीं पे 8 घंटे में आपने जो है 4 आधे घंटे के ब्रेक ले लिए, तो आप जो एंड रिजल्ट देखेंगे, जो जितना आपने कवर किया, जितनी चीज़ों को आप उस पर्टिकुलर कोर्स पे आप समझ पाए हैं, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो ग्रोथ है, वो जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपने आप को प्लान करें, क्योंकि रिफ्रेशमेंट जो है हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो मशीन हो चाहे ह्यूमन बॉडी बोले, आप उसको भी मशीन की तरीके से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छोटे ब्रेक्स लेकर के जो है अपने आप को अपनी प्रिपरेशन को करना, आई थिंक एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। जी
डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और दर्शकों को और जो लाखों बच्चे जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको फेस कर रहे हैं, आपको निश्चित तौर पर ऑनरेबल डायरेक्टर डेवलपमेंट जाइट ग्रुप इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर सोमनाथ दास जी के बताए हुए टिप्स का निश्चित तौर पर फ़ायदा होने वाला है। आपके एग्ज़ाम के बाद निश्चित तौर पर किसी और विषय पर प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।